Hello everyone. In today's class, we will discuss about gravitational field intensity, gravitational potential and gravitational potential energy. Hey student, gravitational field of a body is defined as the space or region around a body up to which gravitational force due to that particular body can be experienced. मीन्स बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का वो रीजन, वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता हो, वो स्पेस ही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड को आप मैग्नेटिक फील्ड से भी समझ सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ एक स्पेस होता है, जिस स्पेस के अंदर अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आएँ, जैसे अगर हम आयरन पीस ले लेते हैं, तो ये आयरन पीस उस रीजन के अंदर आते ही अपने ऊपर एक अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है टूवर्ड्स मैग्नेट। तो वो जो स्पेस है, जिस स्पेस के अंदर आते ही जो आयरन पीस है वो अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स मैग्नेट, वो स्पेस ही क्या कहलाता है? उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। आप इसी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बॉडी लिया, ये हमने एक बॉडी कंसिडर किया, इस बॉडी का जो मास है वो कैपिटल M है, तो इसके सराउंडिंग में यानी इसके चारों तरफ एक रीजन होगा, जिस रीजन के अंदर हम लोग इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सकते हैं? इसके ये जो बॉडी है, ये जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स को जितने रीजन तक एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो रीजन, वो स्पेस ही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। स्टूडेंट, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका रेंज इन्फिनिटी तक कंसिडर किया जा सकता है। आप मान सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका रेंज कहाँ तक हो सकता है? इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसके प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इस बात पे चर्चा करी थी कि अगर आप यूनिवर्स के दो एंड पे दो मासेस को पुट कर दीजिए, वहाँ रख दीजिए, तो भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम करता रहता है। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका रेंज कितना है? इन्फिनिटी तक है। अब हम ये बात करेंगे कि अगर हम इस फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर कितना फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। जैसा कि हमने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आप ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आयरन पीस एक अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई दूसरा मास लेके जाएं तो वो मास भी अपने ऊपर क्या करता है? एक अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करता है। स्टूडेंट, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आप कंसिडर करिए कि आपके पास एक मास है, हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं, ये हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, आप इसका ये सेंटर आप कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ जो है कैपिटल M हमने मास ले लिया। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं P। इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। इस पॉइंट P पे हम एक स्मॉल m मास ले लेते हैं। बच्चों, अब ये जो मास है ये इस मास के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये मास है, तो ये अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ यूज़ करें तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G, मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज मासेस मीन्स कैपिटल M इंटू स्मॉल m एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इन दोनों के बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r है, तो हम क्या लिख सकते हैं? r²। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हम ले सकते हैं। बच्चों, अब यहाँ जो भी मास हमने प्लेस किया है वो मास इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कितना होगा? F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r² के इक्वल। बच्चों, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर हम एक यूनिट मास, इस मास को ये जितना फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर हम लिखें फोर्स पर यूनिट मास, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट मास।
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमने m को यहाँ कर दिया तो बचा गया यहाँ पे, ये आ गया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। बच्चों यही F अपॉन M जो है फोर्स पर यूनिट मास, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगी। स्टूडेंट आप अगर इसके डायमेंशन की बात करिए तो डायमेंशन देखिए F अपॉन M के ही इक्वल होगी, और आपको पता है F इक्वल्स टू MA, F इक्वल्स टू MA, तो M को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये F अपॉन M कहलाएगा क्या, एसिलेशन, यानी ये क्वांटिटी भी क्या है, एसिलेशन के जैसा ही आपको दिखेगी। तो इसका डायमेंशन हम लिखें तो कितना होगा, ये L(T⁻²). अच्छा स्टूडेंट, ये जो I है यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट आप कंसिडर करिए कि अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अगर बात करें कि अर्थ के पास कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो इसके लिए सबसे पहला काम करें कि हम ये जो बॉडी हमने कंसिडर किया था ना, इस बॉडी को हम अर्थ कंसिडर कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका मास कितना है, ME है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम ये बात करें, अब इसको इरेज कर देते हैं ये, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये RE अगर डिस्टेंस ले लें हम, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। स्टूडेंट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है तो कोई मास होना चाहिए जो मास क्या करे, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करे, एक्सपीरियंस करे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं ना कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हम एक मास कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल m। स्टूडेंट अब इस फॉर्मूले को देखिए और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द अर्थ सरफेस आप फाइंड करिए। तो इंटेंसिटी कितना लिखेंगे, I इक्वल्स टू कैपिटल G तो होगा, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ हमने मास किसका लिखा था, हमने मास उस ऑब्जेक्ट का लिखा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, या ग्रेविटेशनल फील्ड कहें तो ग्रेविटेशनल फील्ड जिसने क्रिएट करा था उसका मास हमने लिखा था। और जो दो मासेस के बीच में ये अट्रैक्शन काम कर रहा था, जो फील्ड के अंदर रखे गए थे, उनके बीच की डिस्टेंस हमने लिखा था। तो यहाँ हमने कैपिटल, यहाँ पे कौन ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अर्थ प्रोड्यूस करेगी, तो इसलिए इसका मास हम लिख दें कितना, ME अपॉन, यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है इन दोनों मासेस के बीच में, यही होगा ना, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल, तो यहाँ हम लिख दें क्या, RE का स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, या हम ऐसे कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस बाय मास स्मॉल m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। स्टूडेंट अगर इस मास को हम यहाँ से डिस्प्लेस करके क्या कर दें, h हाइट तक, अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर लेके जाएं, तब ये कितना होगा, तब इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, I इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M इंटू E, ये सबस्क्रिप्ट में है, RE। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अगर ये मास हम यहाँ ला दे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दिखेगी कितनी, RE प्लस H के इक्वल, तो ये हो गई RE प्लस H का स्क्वायर। बच्चों आपने ग्रेविटी पढ़ा है, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू ME अपॉन RE स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं GME इक्वल्स टू स्मॉल g RE स्क्वायर। तो GME की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ हो जाएगा क्या, I इक्वल्स टू GME की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, G इंटू RE स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिख दें, RE प्लस H का होल स्क्वायर। मीन्स हमने क्या किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया इन टर्म ऑफ एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, इससे जितना ज़्यादा आप फॉर्मूले को चेंज करना जानते होंगे, जितना आप फॉर्मूले को चेंज करना सीखेंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उतना ही आसानी होगा। देखिए आप यहाँ से एक फॉर्मूला हम और लिख सकते हैं क्या, I इक्वल्स टू GRE स्क्वायर। आप यहाँ से R को कॉमन कर लीजिए, तो R जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पावर कितना है, 2, तो ये हो गया RE स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कितना, G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो गया
ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो आपने ये पढ़ लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी बॉडी के चारों तरफ स्पेस में, वो स्पेस जिस स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या किया जाए, एक्सपीरियंस किया जा सकता हो, वो स्पेस, वो सराउंडिंग ही क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। और अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप कोई यूनिट मास लेके आते हैं तो ये मास, जो यूनिट मास है, जितना फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उस बॉडी का, जो बॉडी हमने पहले लिया था, उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब इसको इरेज कर देते हैं और आप हेडिंग लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। स्टूडेंट, gravitational potential of a body in gravitational field is defined as amount of work done displacing a body at that point in the field। means आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए जितना वर्क डन करेंगे वही वर्क डन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा। इसके पहले भी क्लासेस में हमने इसके पहले के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, जब वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जो आप वर्क करते हैं, आपके द्वारा जो वर्क किया जाता है, जो वर्क डन होता है, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो बच्चों आप कंसिडर करिए कि आपके पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हम ले लें, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जिसका मास कितना हो, m हो, ये इसका सेंटर। अब इसके अराउंड में क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। उस फील्ड के अंदर आप एक पॉइंट कंसिडर करिए, पॉइंट P, और P पे कोई एक यूनिट मास रखा हुआ है। यूनिट मास का मतलब कि हम यहाँ m इक्वल्स टू क्या करते हैं, 1 kg कंसिडर कर लेते हैं। तो बच्चों ये इस मास को, ये जो यूनिट kg का मास है, इसको आप यहाँ तक, इस पॉइंट P तक लाने में वर्क डन किया होगा, आपने काम किया होगा, इसको डिस्प्लेस किया होगा इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इस मास को यहाँ तक, पॉइंट P तक लाने में आपने वर्क किया होगा। ये जो वर्क है यही क्या कहलाएगा, यही पोटेंशियल कहलाएगा बच्चों। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट तक लाने में आपने जितना वर्क डन किया वही वर्क डन क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। बच्चों अब इसका हम कैलकुलेशन करें कि इस पॉइंट तक लाने में कितना पोटेंशियल होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप कंसिडर करिए कि आपने एक ऑब्जेक्ट चूज़ कर लिया जिस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, कैपिटल M है। इस मास का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आपने एक P पॉइंट कंसिडर किया। ये P पॉइंट इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। कहाँ से है, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पे एक यूनिट मास रखा हुआ है। आप मान लीजिए कि 1 kg का कोई मास रखा हुआ है, ठीक। अब इस यूनिट मास को आप ऐसे कंसिडर करिए कि आप इस यूनिट मास को इस पॉइंट Q तक लेके आते हैं। बच्चों इसके पहले इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर लें कि इसके और इस यूनिट मास के बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ से कि F इक्वल्स टू कैपिटल G इनटू मास ऑफ दीज बॉडीज़। तो मास कितना है उसका, m हमने ले लिया, और इसका मास कितना है 1 kg। तो यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो यहाँ हमने लिख दिया r², यानी f कितना आ गया, अपॉन r²। बच्चों हमने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होगी कि कितना आपने वर्क डन किया है उसको डिस्प्लेस करने के लिए ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो इसलिए हमने पहले फोर्स निकाला ताकि हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें। जैसा कि आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जितना आपने डिस्प्लेस किया। तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे तो हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट
कर लेंगे। तो आप एक और चीज़ कंसिडर करिए कि इस पॉइंट P से इस मास को आपने डिस्प्लेस करा। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही आप ये वर्क कर रहे हैं, तो पॉइंट P से पॉइंट Q तक आप इसको लेके गए, तो पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस हम क्या मान लें कि ये dr के इक्वल है। तो बच्चों जब डिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल है, dr एक स्मॉल डिस्टेंस तक आपने डिस्प्लेस किया, तो हम मान लेते हैं ना कि वर्क डन जो भी होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ से पॉइंट P से पॉइंट Q तक ले जाने में हमें वर्क करना होगा, तो इस वर्क को हमने क्या लिख दिया, dw, और dw किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लिख दिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dr के इक्वल इनटू कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो आप देखिए जो फोर्स है वो इसी लाइन के अलॉन्ग होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं F इंटू डी आर कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं F इंटू डी आर इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। बच्चों अभी F का फॉर्मूला हमने निकाला कि F कितना होगा, ये जो F होगा ये होगा कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ये हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, इस यूनिट मास को पॉइंट P से पॉइंट Q तक ले जाने में जो आपने वर्क डन किया, यही वर्क डन ये बता रहा है आपको। अब यही वर्क डन पोटेंशियल के भी फॉर्म में होगा, यही पोटेंशियल भी कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन स्टूडेंट इस मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में यहीं से तो लाया नहीं गया होगा, तो हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं ना, हम पूरा निकालते हैं कि वर्क डन की पूरा होल वर्क जो है वर्क डन वो कितना होगा। तो इसके लिए हमें ये कंसिडर करना होगा कि इस मास को, ये जो यूनिट मास है, इसको हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कितने डिस्टेंस तक, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से r डिस्टेंस तक हम लेके आएंगे। तो r इन्फिनिटी से अगर r डिस्टेंस तक लाएंगे तो यही होल वर्क डन होगा। तो अगर होल वर्क डन निकाल दिया तो यही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगी। तो अब हम क्या करते हैं, होल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी टू r। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, कहाँ से, इन्फिनिटी टू स्मॉल r। बच्चों अब इसको सॉल्व किया जाए और फिर देखा जाए कि ये कितना होगा। तो हमने क्या लिखा कि ये जो dw है इसको हमने इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। क्यों इन्फिनिटी से, क्योंकि हमने माना है कि वो जो यूनिट मास है उसको हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कितने डिस्टेंस तक, r डिस्टेंस तक। तो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन्फिनिटी टू r ले लिया, तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा टोटल वर्क डन। अच्छा ये इंटीग्रेशन यहाँ आएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r कैपिटल G अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। बच्चों आपको पता है G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया और इंटीग्रेशन होगा इन्फिनिटी टू r। अब 1 अपॉन r को क्या लिख दें हम, r टू द पावर -2 इंटू डी आर। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करें तो ये हो जाएगा कैपिटल G, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दें हम, r टू द पावर -2+1, -2 की जगह क्या है, n है, तो ये लिख दिया, और -2+1 पावर लिमिट कितना होगा, इन्फिनिटी टू r। अब ये क्या आया, ये देखो -2+1, ये कितना आएगा, -1, तो -1 लिखे नहीं, यहाँ माइनस लगा के gm लिख दिया, और यहाँ क्या आया, r टू द पावर -1, तो r टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r। ये हो गया r टू इन्फिनिटी। यहाँ देखो ये r टू द पावर -1 है, इसी को क्या लिख रहे हैं हम, 1 अपॉन r लिख दे रहे हैं। ठीक बच्चों अब क्या किया जाए, लिमिट पुट कर दिया जाए। तो आपको पता है लिमिट कैसे लिखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर आ रहा है क्या हमारा w इक्वल्स टू -g, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल M।
इन ब्रैकेट 1 अपॉन अपर लिमिट रखेंगे, ये लिमिट इसकी है, यहाँ लिखा गया था, ये अपर लिमिट 1 अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू आती है 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, W इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर, और यही W किसके इक्वल होगा, ये होगा पोटेंशियल के इक्वल, यानी पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम अपॉन आर के इक्वल। स्टूडेंट ये देखिए, आपने क्या कंसिडर किया था, आपने यूनिट मास कंसिडर किया था। आपको अगर प्रीवियस क्लास याद हो तो सेम डेफिनेशन आपने वहाँ भी पढ़ा था जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी तो आपने पोटेंशियल निकाला था, और पोटेंशियल क्या लिखा था आपने पोटेंशियल V इक्वल्स टू W अपॉन Q, क्योंकि वहाँ आप मास नहीं लाए थे, वहाँ आप क्या लाए थे, वहाँ आप चार्ज लेके आए थे। तो आपने क्या लिखा था, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ फॉर्मूला वही है, ये बस यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, वर्क डन पर यूनिट मास। तो हमने मास कितना कंसिडर किया है, हमने मास 1 kg का कंसिडर किया है, इसीलिए V और W क्या है, दोनों इक्वल आ रहा है। यहाँ से आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू W अपॉन स्मॉल m। ये फॉर्मूला क्या कहलाएगा, यही पोटेंशियल कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अर्थ के लिए यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना कि अगर अर्थ सरफेस पे बात करें, कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्लेस कर दें, तो उसके लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। ठीक, तो आप इसको नोट करिए। हम लोग लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ। तो अभी आपने देखा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने निकाला वो कितना आया था, वो आया माइनस जी एम अपॉन आर, यही आया था। तो अगर हम अर्थ के लिए लिखें तो डिस्टेंस लिखना था ना हमें कि वो मास जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखा था। तो आप मान लीजिए कि ये क्या है, अर्थ है, ये इसका सेंटर, और ये डिस्टेंस कितनी है, आर ई। अब आपने यूनिट मास यहाँ प्लेस कर दिया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आर ई, और इसका मास कितना होगा, एम। तो यहाँ से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ लिख सकते हैं क्या, माइनस जी एम ई अपॉन, यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर ई का स्क्वायर। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ। अच्छा बच्चों, अगर इसी चीज़ को, इस मास को हम कहाँ लेके जाएं, h हाइट तक लेके जाएं, अर्थ सरफेस से h हाइट, तो यही अब ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल्स टू माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट द हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो चलिए इसको हटाते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, आप यहाँ पे भी इस पोटेंशियल को एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो आप यहाँ जी एम ई की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। तो जी एम की जगह हम इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दें, इस फॉर्मूले में हम पुट कर दें जी इंटू आर ई। तो ये कितना हो जाएगा, जी इंटू आर ई स्क्वायर। ठीक, तो आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसके पहले वाला भी सही है, ये भी सही है। जी एम ई की जगह हम क्या लिख रहे हैं, जी आर ई। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जी इक्वल्स टू माइनस जी आर ई स्क्वायर। यहाँ से क्या करिए, फिर आर ई कॉमन कर लीजिए, तो ये आर ई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। आर ई से
आर ई कैंसिल हो गया, कितना मिला G1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस पुट कर सकते हैं। और अगर अर्थ सरफेस पे बात करेंगे तो अर्थ सरफेस पे जो h की वैल्यू होगी, एक सेकेंड, ये फॉर्मूला आप यहाँ देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये आर ई स्क्वायर नहीं होगा, ये कितना होगा, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये फॉर्मूला कैसे लिखा था, v इक्वल्स टू माइनस जी एम ई अपॉन आर होता है ना फॉर्मूला, जो अभी इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसमें कितना होता है आर, तो यहाँ पे आर ई स्क्वायर नहीं होगा, कितना होगा, सिर्फ आर ई होगा ना। आप इसको ज़रा सही कर लीजिए, ये फॉर्मूला इतना होगा, ये फॉर्मूला होगा। अच्छा, तब ये फॉर्मूले में यहाँ भी स्क्वायर हम नहीं लिख सकते, ओके। चलो, तो अब इसके लिए ये फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। तो अब अर्थ सरफेस पे अगर h हाइट हम इसको ऊपर लेके जाएं तो कितना होगा, यहाँ पे ये एम ए लिख लेते हैं, इसको आप सही कर लीजिए। अच्छा, अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ये मान लिया अर्थ है, ये रेडियस कितना है आर ई है, और इस मास को, जिस मास के लिए हमने ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला, उसको आप h हाइट तक ऊपर लेके जाइए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी h। मान लिया कि यहाँ पे अब हमने क्या किया, मास को पुट कर दिया, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम ई और आर ई प्लस एच के इक्वल, यानी आर ई प्लस एच हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। अच्छा, इस फॉर्मूले को बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं किसके लिए, इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी टर्म में लिखा जा सकता है। तो G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैपिटल G एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से जी एम ई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू माइनस जी एम ई की जगह पे क्या लिख दें, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई, तो ये कैंसिल हो गया। v इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, जी आर ई, बस ये फॉर्मूला आ गया। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा जाए। चलो बच्चों, हो गया होगा ये, तो इसको हटा दिया जाए और फिर पढ़ा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पहले हेडिंग लिख लिया जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में आपने जो वर्क डन किया, वही वर्क डन क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें हम, तो ये फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप r डिस्टेंस से तक लेके आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मास कितना है, m है, और इसको, ये जो छोटा सा मास है, स्मॉल m वाला मास हमने लिया है, इस मास को आप इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके इस मास m के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस तक लाने में आपने जो वर्क डन किया, यही वर्क डन क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे फिर ये r स्क्वायर नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा, r, एक मिनट, ये सिर्फ r के इक्वल होगा, यहाँ r स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ये डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन है वही क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू V इंटू एम। अभी हमने पढ़ा कि V की वैल्यू क्या है,
यहाँ देखिए ये G/m/r यही क्या है, यही तो V है, यानी हम V की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G माइनस R, तो ये लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में आ गया। बच्चों ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आज हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हुआ, इसके बाद से नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले चैप्टर से बात करेंगे।